Good morning, friends. Welcome to the prelims booster session. So, the first topic is International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. तो पीएम मोदी ने जो ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स हैं जो कि ड्रग्स को एलिमिनेट करने में हमारे को हेल्प कर रहे हैं, उनको एक तरह से जो है उनको लॉड किया है, उनकी तारीफ़ की है। तो अब ये इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग क्या है? 1987 में यूएन की जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अपनाया था और 26 जून को इस डे को मनाने को जो है वो डिक्लेयर किया था। अब 26 जून को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन ओपियम ट्रेड को ह्यूमैन प्रोविंस जो है ग्वांगडोंग में ह्यूमैन जो जगह थी चाइना में, वहाँ पर जो चाइना के गवर्नर जनरल थे उस टाइम पर किंग डायनेस्टी के लिन जेजू, उन्होंने जो है ओपियम ट्रेड को एक तरह से डिसमेंटल कर दिया था। इसीलिए जो है वो फर्स्ट ओपियम वॉर से पहले की ये इवेंट है, इसीलिए इसी डे को जो है जून 26 को ही जो है इस दिन ये इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ मनाया जाता है। तो इस साल का थीम है शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स एंड सेव लाइफ्स। अब लास्ट ईयर सेम इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के दिन ही नशा मुक्त भारत प्रोग्राम भी इंडिया ने लॉन्च किया था। अब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये प्रोग्राम को लॉन्च किया था 272 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में, जहाँ पर ये ड्रग्स की प्रॉब्लम है। ठीक है, अब क्या हुआ इसमें कि एक नेशनल सर्वे कंडक्ट किया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, और उस जो है बेसिस पर यह डिसाइड हुआ कि कौन से वो 272 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इस प्लान को या इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेगी। अब इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंटेशन होगी क्या? एक तो चिल्ड्रन और यूथ को बताया जाएगा कि ड्रग यूज़ जो है वो सही नहीं है। फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डी एडिक्शन सेंटर्स खोलने के लिए भी सपोर्ट दिया जाएगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा कि कैसे जो है लोगों को आप ड्रग्स छुड़वा सकते हैं, ये हॉस्पिटल के जो स्टाफ है खासकर उनको। ठीक है, फिर कंपोनेंट्स, यही सब कंपोनेंट्स हैं उसके, अवेयरनेस जनरेशन, कम्युनिटी आउटरीच, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इस मैसेज को पहुंचाना। अब इसलिए क्योंकि यहाँ अब ये ड्रग्स जब चल रहा है पूरा इशू, तो एनसीबी जो है वो बहुत न्यूज़ में रहता है, तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि इस बार क्वेश्चन उस पर आ सकता है, इसलिए इसको भी मैंने कवर कर दिया है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है क्या? 1986 में इसको बनाया गया था, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट जो हमारा है उसी के अंदर ही इसको बनाया गया है। अब आती किसके अंडर है? ये होम मिनिस्ट्री के अंडर। ठीक है, अब हमारा जो आर्टिकल 47 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी यही कहता है कि जो है प्रोहिबिशन होनी चाहिए कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स। अब उसमें तो लिक्वर के ऊपर भी जो है वो बैन लगाने की बात की हुई है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, इसीलिए उसको भी जो है हमने एनफोर्स अभी प्रॉपरली नहीं किया है। ठीक है, लेकिन ड्रग्स को हमने बैन ज़रूर किया हुआ है। तो अब जो है आर्टिकल 47 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो हमारे स्टेट को कहता है कि आपको ऐसे एंडेवर करने हैं, आपको ऐसी एफर्ट्स लगाने हैं जिससे कि हम ड्रग्स के यूज़ को हम एक्सेप्ट, ऑफ कोर्स मेडिसिनल पर्पस में तो यूज़ करना ही पड़ेगा, लेकिन कंजम्पशन उसकी आपको बंद करनी है। ठीक है, अब जो ड्रग अब्यूज़ कंट्रोल है उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसी का ही यूज़ करती है, एनसीबी के थ्रू जो है इसको इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, अब एनडीपीएस एक्ट जो है आपको पता ही है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर किसी ने डिराइव की है ड्रग्स के ट्रेड में तो उसको जो है उसको पेनल्टी है उसके ऊपर। ठीक है, फिर सेंट्रल अथॉरिटी बनाने की बात की थी इसमें एनडीपीएस में, वो बन चुकी है एनसीबी। ठीक है, अब हमारे लिए एक और ऑफिस इंपॉर्टेंट है इसमें, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है यूपीएससी में, तो इसको आप देख लो। 1997 में इसको बनाया गया, ऑफिस फॉर ड्रग कंट्रोल एंड क्राइम प्रिवेंशन, और दो ऑफिस थे जो यूएन के, उनको कंबाइन करके इस ऑफिस को बनाया गया। ठीक है, एक तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम और क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस डिवीजन को कंट्रोल जो है कंबाइन करके इस ऑफिस को बनाया गया। अब ये हर साल वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ करते हैं। अब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप जो था उसको रीनेम करके यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम कर दिया गया 2002 में। ठीक है, so now let us see this topic in English. International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. So PM Modi has lauded all those grassroots level workers who are working tirelessly to eliminate the menace of drugs from our society. So this day, this specific day, 26th June, this was adopted via UN General Assembly resolution because on that very same day, Lin Zexu, who was the Governor General of Emperor of Qing Dynasty in China in 1839, he dismantled the opium trade in Guangdong province of China
and there was a place named Human. It was prevalent. This opium trade was prevalent, and when he dismantled it, it led to the first opium war in China again by the British forces or the European forces in particular. Okay, so the theme of this year is share facts on drugs, save lives. So while we are looking for against the drug abuse, it is important to see that last year we also launched a program dedicated to this. It was Nasha Mukt Bharat program. It was launched last year in 2020, and it was focused on 272 most affected districts, which were identified by the NCB, National Narcotics Control Bureau, and based upon that survey, these districts were identified, which are the most affected districts from the drug abuse, and Ministry of Social Justice and Empowerment has formulated a special plan, this Nasha Mukt Bharat, to be implemented in these districts. So what will happen under this program? Children and youth will be reached out and awareness would be generated for them. Support will be given to government hospitals so that they can operate addiction centers in their premises. Then training program will be conducted for all the participants, including the healthcare staff who would be employed at these in these government hospitals for these de-addiction centers. So now let us see what is Narcotics Control Bureau. It was constituted in 1986 under this NDPS Act. It works under the Ministry of Home Affairs. So now you will have to remember this. While it works closely with the Ministry of Social Justice and Empowerment, but it works actually under the Ministry of Home Affairs. Okay. So as we all know that we have a directive principles of state policy, which is mentioned in Article 47, in which it is basically a Gandhian principle, in which the Constitution says that the state shall endeavor everything in its capacity to prohibit the use, the consumption of intoxicating drugs, which could be injurious to the health of our people, except of course for medicinal purposes. So we should remember that drug abuse control is the responsibility of the central government, but because policing is the main arm of the state governments, so there remains a certain kind of friction between the central and state governments with respect to control of drugs. Okay, so this NDPS Act, we all know about this, that there are penal provisions that regarding the consumption and the sale of drugs, and any property which may be derived from the sale of drugs or the illegal trafficking of drugs. It has penal provisions if such person is caught by the NCB. Okay, so it also calls that the government should constitute a central authority, and we have constituted this Narcotics Control Bureau under this act. Okay, and what is more important is that we have to see this United Nations Office on Drugs and Crime, because the UPSC has already asked a question about it. So this office was established in 1997. Two such offices which were already there, United Nations Drug Control Program and Crime Prevention and Criminal Justice Division, they were both combined, and they were both combined to form this particular UN Office on Drugs and Crime. Okay, and in 2002 its name was changed. It was earlier called United Nations Development Group, but it was renamed as United Nations Office on Drugs and Crime in 2002. So it also releases a World Drug Report annually. So this is also an important fact for us. Okay, so now let us see the next topic, which is Canopy Severance System. तो अब जो है हमारी ARDE पुणे और जो है HEMRL जो है, इन्होंने एक कैनोपी सेवरेंस सिस्टम बनाया. अब इसमें होता क्या है, जब प्लेन में जो कॉकपिट में हमारे पायलट बैठे होते हैं, ताकि उनकी जान को खतरा ना हो, तो एक कैनोपी सेवरेंस सिस्टम बनाया उसके लिए कि जब भी प्लेन क्रैश होने लगे तो वो सेफली अपने आप को उसमें से इवैक्यूएट कर सकें और अपनी जान को बचा सकें. अब ये बनाया गया है हमारी जो इंडिजिनस डेवलप LCA तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट
HJT-36 एयरक्राफ्ट और HTT-40 एयरक्राफ्ट के लिए, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि अगर उस पायलट को लग रहा है कि ये प्लेन क्रैश हो सकता है या प्लेन जो है उसको कोई खतरा है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए इस सिस्टम का यूज़ करके अपने आप को उस कॉकपिट में से एक तरह से सेफली इवैक्यूएट कर सकता है, ठीक है। अब वो क्या होगा, उसमें प्लेन जब जा रहा है, अगर उसको खतरा लग रहा है तो वो अपने आप को उसमें से इवैक्यूएट कर सकता है। वो पूरी की पूरी कैनोपी जिसके अंदर वो पायलट बैठा है वो अलग हो जाएगी प्लेन से, और वो प्लेन जो है वो कहीं पर जाके गिर सकता है और वो अपने आप जो है पायलट की जान बच जाएगी, ठीक है। अब इसमें दोनों प्रोविजंस हैं, इन फ्लाइट भी, मतलब अगर हवा में फ्लाइट में जा रहे हैं प्लेन और अगर खतरा लग रहा है तो उसमें से भी जो है वो सेफली इवैक्यूएट हो सकते हैं, और अगर ग्राउंड पर है, रनवे पे है या लैंड हो चुका है तो भी जो है पायलट अपने आप को कैसे बचाएगा उसके लिए भी इसमें प्रोविजन है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, कैनोपी सेवरेंस सिस्टम। सो ARDE Pune and HEMRL, they both have developed a state of the art canopy severance system. It provides a safe evacuation path for the pilot. Okay, so what happens is that whenever a plane is about to crash or when it is suffering from a malfunction, the pilot gets to know about it, so that he or she basically can save his or her life. So they can use this state of the art system to evacuate their entire cockpit in which they are sitting, or it is also called the canopy. So they can separate this canopy from the entire aircraft and they can land safely on the ground after that. Okay, and the plane may go ahead and get destroyed, or it may crash if it is in the air. So it's a life-saving device basically, and it is designed both for mid-air crashes or mid-air malfunctioning, or when the flight is on the ground. Okay, so on these both cases, this canopy severance system will help the pilot to safely evacuate himself or herself. So now let us see the next topic, which is स्नान यात्रा। तो जो हमारे लॉर्ड जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथपुरी जो हैं, वहाँ पर स्नान यात्रा जो है वो कंडक्ट होनी शुरू हो चुकी है। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था, ज्येष्ठ जो है मंथ जो है वो शुरू हो गया हिंदू कैलेंडर का, ठीक है। अब ये सेरेमोनियल ग्रैंड शावर फेस्टिवल होता है जो पूर्णिमा के दिन किया जाता है। अब ये सब हिंदू कैलेंडर का जो हमारा साल होता है उसमें सबसे पहला ये ओकेजन होता है जब जो जगन्नाथपुरी की जो डाइटीज़ हैं उनको जो है वो एक तरह से नहलाया जाता है। स्नान मंडप की तरफ उनको लेके जाया जाता है। फिर 108 पॉट्स होते हैं वो कि प्योरीफाइड वाटर से जो जिनको भरा होता है और उसके अंदर ही इनको स्नान कराया जाता है। फिर जो सबसे पहला स्नान कहा जाता है हमारे स्कंद पुराण में कि जो किंग इंद्रद्युम्न थे उन्होंने सबसे पहले जो है वो इस जो हमारे जगन्नाथ जी हैं उनको स्नान कराया था सबसे पहली बार। फिर स्नान कराने के बाद जगन्नाथ और जो बालभद्रा जो हैं उनको जो है एलिफेंट हेड गियर पहनाया जाता है जो कि हमारे गॉड गणेश को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इस फॉर्म को क्या कहा जाता है, गजवेश, ठीक है। अब कहा जाता है कि स्नान यात्रा के बाद जो है गॉड जो है वो बीमार हो जाते हैं, इसीलिए कुछ टाइम के लिए जो है लोगों को से उनको थोड़ा दूर रखा जाता है जब तक वो ठीक ना हो जाएं, ठीक है। इस पीरियड के दौरान जो है 3 पात चित्र पेंटिंग्स जो है वो रखी जाती हैं डाइटीज़ के बजाय जो है वो इन पेंटिंग्स को रखा जाता है, तो जो ताकि जो डिवोटीज़ हैं वो इन पेंटिंग्स के सामने जो अपना माथा टेक सकें, ठीक है। फिर आयुर्वेदिक जो हमारे ऋषि होते हैं या वैद्य होते हैं जो बेसिकली वो जो है गॉड्स को ठीक करते हैं और फिर वो फोर्टनाइट के अंदर 14-15 दिन के अंदर जो है वो दोबारा से वो जब डाइटी ठीक हो जाती हैं तो उनको दोबारा से जो है वो एक तरह से इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। सो अब जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में भी देख लेते हैं। इनको वाइट पगोड़ा भी कहा जाता है, ठीक है। अब 12th सेंचुरी में किंग अनंत वर्मन जो है उन्होंने इसको बनाया था, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के थे वो। अब इस मंदिर को यमानिका तीर्थ भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि यम जो है हमारे जो यमराज जिनको हम कहते हैं गॉड ऑफ डेथ, उनकी हर पावर यहाँ पर नलीफाई हो जाती है क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड जगन्नाथ रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बिलीव किया जाता है। अब यहाँ पर 4 गेट्स हैं। सिंह द्वार पहला गेट है जहाँ पर जो है 2 क्राउचिंग लाइन्स बैठे हैं। फिर दूसरा है सदर्न वाले एरिया में अश्व द्वार है, वेस्टर्न एरिया में व्याघ्र द्वार है और नदन एरिया में हस्ती द्वार है, ठीक है। हर जगह पर एक कार्विंग की हुई है, हर स्टेज पर जो है एक फॉर्म ऑफ डाइटी जो है वहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। अब अरुण स्तंभ है जो सन पिलर जिसको हम कहते हैं, वो असल में सन टेम्पल जो कोणार्क था
कोणार्क का सन टेम्पल है वहाँ से जो है वो लाया गया है, ठीक है। तो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, स्नान यात्रा। So the Snan Yatra at Lord Jagannath Temple at Puri has begun recently, because it is the first month of the Hindu calendar. The first, this will be basically, this is the first occasion of the year as per the Hindu calendar when these deities, these Jagannath ji, Balabhadra ji, Subhadra, Sudarshan and Madan Mohan ji, they are brought out of the temple and they are taken into a procession to the Snan Mandap, where they are bathed with in 100 pots which are filled with ritually purified water. After that snan, they are believed to fall ill, and during that period, three Pathachitra paintings are displayed for the devotees to view instead of these deities, because they are taken for medication. The Ayurvedic medication is given to these deities, and when in a fortnight they recover and these deities are installed back again. Okay, so our Skand Puran mentions that the king Indradyuman was the first who installed who conducted this ceremony, this Snan Yatra, before the installation of these deities in the temple. Okay, so now let us see something about Jagannath Puri Temple ji. So it is also called the White Pagoda, and in 12th century, King Anantvarman of Eastern Ganga dynasty, he has constructed this temple. This temple is also called Yamanik Tirth. So why this temple is called Yamanik Tirth? Because it is believed that the power of god of death, which is Yamaraj, the powers are nullified in Puri because of the presence of Lord Jagannath. Okay. So there are total four gates to the temple. The eastern one is called Singhadwar, the southern one is called Ashwadwar, the western one is called Vyaghradwar, and the northern one is called Hastidwar. So there's a special carving of each form at each gate, and in front of the entrance there is Arun Stambh, or the sun pillar, which was originally found at Sun Temple in Konark, but now it is installed at the Jagannath Puri Temple. Okay, so now let us see the next topic, which is Digital Millennium Copyright Act. तो अभी आपको पता है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो रविशंकर प्रसाद जी हैं, उनका ट्विटर अकाउंट जो है वो एक तरह से लॉक हो गया था 1 घंटे के लिए। फिर ट्विटर ने ये क्लैरिफिकेशन दी कि जो है मिनिस्टर ने जो है वो DMCA एक्ट का जो है कुछ वायलेशन किया था, इसलिए हमने उस अकाउंट को 1 घंटे के लिए लॉक कर दिया था, ठीक है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने कोई जो है ट्विटर ने कोई जानकारी नहीं दी, कुछ भी उनको बताया नहीं, सीधा लॉक कर दिया, जो कि गलत है, जो उनके खुद के भी रूल्स वायलेट करता है, ठीक है। ट्विटर जो है वो पहले आपको बताता है कि आपका ये अकाउंट इसलिए हम आने वाले टाइम पर जो है वो कुछ टाइम के लिए लॉक करेंगे क्योंकि आपने ये चीज़ को वायलेशन किया है। लेकिन इस केस में उन्होंने डायरेक्टली जो है वो अकाउंट को 1 घंटे के लिए लॉक कर दिया और रीज़न भी नहीं बताया उस टाइम पर, ठीक है। सो अब देखते हैं कि DMCA है क्या। DMCA एक 1998 में US में एक लॉ पास हुआ था जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है इंटरनेट पर, उसको बचाने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। अब जो है वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, 1996 में जिसको बनाया गया है, 1967 की वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन है, बट इंटरनेट पर जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसके लिए वीपो ने स्पेशली 2 ट्रीटीज़ बनाई थी, ठीक है। एक तो वीपो कॉपीराइट ट्रीटी और एक वीपो परफॉर्मेंसेस एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी। अब ये 1996 की दोनों ट्रीटीज़ जो हैं, इनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है सारी जो है मेंबर्स जो कि वीपो के थे, उनको कहा गया था कि आप अपनी कंट्री में लॉज बनाओ ताकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, अब क्योंकि इंटरनेट जो है वो ग्लोबल फिनोमिना है, तो जब तक सारी कंट्रीज़ जो हैं ऐसे लॉज नहीं बनाएंगे तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो सिक्योर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब जो है इस लॉ में ये भी कहा गया था, वीपो के लॉ में भी ये कहा गया है, वीपो की ट्रीटीज़ में, कि आपको अपने जो है दूसरों के कॉपीराइट्स को, समझ लो आप इंडियन गवर्नमेंट को एक ब्रिटिश सिटीज़न के भी जो है कॉपीराइट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को ऐसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा जैसे कि वो अपने इंडियन गवर्नमेंट अपने लोगों के अपने सिटीजन्स के कॉपीराइट्स को जो है प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो ये वीपो की ट्रीटीज़ कहती हैं। अब वीपो को देख लेते हैं हम थोड़ा सा। ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस में से एक है ये। अब याद रखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है, ठीक है।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो है प्रमोशन और प्रोटेक्शन का काम करती है ये, ठीक है। अब इसके अंदर टोटल ऐसी 26 इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेट किया जाता है 26 अप्रैल को, और सारी मेंबर स्टेट्स जो यूएन की मेंबर स्टेट्स हैं वो एंटाइटल्ड हैं कि वो वीपो की मेंबर बन सकती हैं, ठीक है। अब इंडिया जो है वो 1975 में इसका मेंबर बना था, फाउंडिंग मेंबर नहीं है। इंडिया जो है वो 1975 में मेंबर बना, जबकि वीपो जो है वो 1967 में बनाया गया था, ठीक है। अब वीपो जो है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड ट्रीटीज़ हैं वो कब आई, इंटरनेट से रिलेटेड जो ट्रीटीज़ हैं वो कब आई वीपो में। अब हुआ क्या, 1990s में कमर्शलाइज हो गया इंटरनेट। उसके बाद क्या हुआ कि ग्लोबल फिनोमिना है इंटरनेट, तो लोग दूसरों कंट्रीज़ के जो है यूज़र्स का जो है वो कॉपीराइट जो है वो वायलेट करने लग गए, कॉपी करने लग गए सामान उनका सारा, उनके कंटेंट को। फिर ये रियलाइज़ किया गया कि एक ग्लोबल लेवल पर एक ऐसी ट्रीटी होनी चाहिए जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ग्लोबल सिटीजन्स की जो है वो प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। अब सारे मेंबर्स जो हैं जो उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है डिजिटल कंटेंट के ऊपर भी जो है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको हम एनफोर्स करेंगे। इसके लिए 2 ट्रीटीज़ जो हमने ऊपर अभी देखी थी उनको एनफोर्स किया गया, ठीक है। तो इंडिया भी उसके लिए एक तरह से उसी का पार्ट है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। Digital Millennium Copyright Act. So as we know that Minister of Electronics and Information Technology Ravi Shankar Prasad's Twitter account was recently locked for an hour by Twitter, and later on Twitter clarified that this account was locked because the minister was found to be violating the DMCA Act, which is a legislation by the United States government. And why it was unfair? Because Twitter generally has its own rules that whenever whenever it has to suspend an account or log an account or do anything with any person's account, they first clarify you via an email, or make you aware that you have violated this rule, and because of that you will be punished with this so and so punishment, like locking your account, suspending your account, or shadow banning your accounts, or anything like that, okay. But in this case they directly took action and locked the account of the minister, okay. So there was a huge uproar that this has been happened with the minister, and forget how this Twitter will be treating the citizens of India. So there was an uproar, but what is important for us is to see this Digital Millennium Copyright Act. So this was passed in 1998 in the US, and it is one of the first laws in the world which recognizes intellectual property rights on the internet. So what happened is that WIPO is an organization, is a specialized organization of the United Nations. It deals with the intellectual property rights, okay, and it was founded in 1967. So at that time there was not the internet was not there, okay. So after 1990s, when the internet became commercialized, then it was realized that the intellectual property rights must also be extended to the domain of internet or the digital services, because it was a growing market, or it was a growing sector. That's why the members of WIPO realized that it should be, these intellectual property rights should be extended to the internet also, or the digital stream also. So in 1996, all the member countries of the WIPO, they signed 2 treaties. The first one was WIPO Copyright Treaty, and the second one was WIPO Performances and Phonograms Treaty. So based upon these 2 treaties, various member states of the WIPO, they had to enact some laws in their country so that all the WIPO members can protect the intellectual property rights of citizens of all the WIPO member states, okay. So it mandates that the way you are protecting the intellectual property rights of your own citizens, you will have to also protect this intellectual property rights of the members of the citizens of the other member countries, okay. So based upon that, this DMCA law was also passed in the US, and
based upon this DMCA law, this action has been taken against the minister. Okay, so now let us see what is WIPO. It was created in 1967 to encourage, promote, and protect the intellectual property rights throughout the world. It is one of the oldest specialized agencies of the UN. It is located in Geneva, Switzerland. It has total almost 26 international treaties, and every year we celebrate World Intellectual Property Day on 26th April. All members of the UN are entitled to be a member of this treaty, or this organization, though they are not obliged to be a member. Okay, so India is not a founding member of WIPO, but we became a member of WIPO in 1975. So, like I've discussed with you, how did WIPO enforce IP on internet? In the late 1990s, the commercialization of internet started, and people were found to be copying the content of the citizens of other countries. That's why the WIPO member states realized that digital internet also requires some protection of intellectual property, and based upon that, these above two mentioned treaties were signed. Okay, so now let us see the next topic, which is Dragon Man. तो चाइना के कुछ रिसर्चर्स ने बोला है कि हमको एक एंशियंट ह्यूमन स्कल मिला है जो कि बिल्कुल न्यू है, जो उसके बारे में हमको पहले नहीं देखा गया है, और कहा जा रहा है कि जो ये स्कल है, जिसको हम क्रेनियम भी कहते हैं, तो ये 1,46,000 साल पुराना है. ठीक है, अब ये नॉर्थ ईस्ट चाइना में एक जगह है, एक प्रोविंस है हेलोंग जियांग. ठीक है, ये बिल्कुल रशिया के साथ लगता है ये प्रोविंस. वहाँ पर ये जो है ये स्कल मिला है, और ये ड्रैगन मैन या फिर होमोलोंगी. अब होमोलोंगी क्यों कहते हैं? वहाँ पर एक रिवर निकलती है लॉन्ग जियांग, जिसको ड्रैगन रिवर भी कहते हैं. ठीक है, तो इसलिए इस पर्सन का नाम, जो भी मतलब ये मिला है, जो स्कल मिला है बेसिकली, तो इसका नाम ड्रैगन मैन रखा गया है. ठीक है, अब कहा जा रहा है कि इसको भी इंक्लूड किया जाए जो हमारी ह्यूमन स्पीशीज़ जितनी टोटल अभी तक हमने आइडेंटिफाई की है. तो क्या इससे पहले भी कोई अननोन स्पीशीज़ हमको भी देखने को मिली है? यस, तो इसराइल में भी जो है वो देखने को मिली थी कुछ टाइम पहले. एक नशर रैमला होमो, एक स्पीशीज़ जो है वो इसराइल ने भी देखी. ठीक है, जो कि कहा जा रहा है कि 1,00,000 साल पुरानी है. ठीक है, और ऐसी आज तक हमने अभी तक टोटल जो है वो 21 स्पीशीज़ जो है हमारे को साइंटिस्ट को जो है ह्यूमंस की मिली हैं, जो कि हमारे से पहले ह्यूमंस होते थे. जो हम हैं, जो अभी हम एग्जिस्ट करते हैं, हम होमो सेपियंस हैं. ठीक है, तो हम जो है वो इवॉल्व कहाँ से हुए थे? अफ्रीका में से. 3,00,000 साल पहले हम इवॉल्व हुए हैं, और जो है कोई ड्रामेटिक क्लाइमेट चेंज इवेंट हुई थी, उसी की वजह से जो हमसे पहले वाली स्पीशीज़ थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, और उसके बाद जो है हमारी स्पीशीज़ शुरू हुई थी. अभी हमने कुछ टाइम पहले प्रीलिम्स बूस्टर में किया था कि हमसे पिछले जो थे, जो हमारे क्लोजेस्ट एक्सटिंक्ट ह्यूमन रिलेटिव्स थे, निएंडरथाल्स, वो जो है वो 4 लाख से 40,000 साल पुराने यूरोप में जो है वो हमको देखने को मिले थे, कि यूरोप और साउथ वेस्टर्न सेंट्रल एशिया में वो रहते थे. ठीक है, so now let us see this topic in English. Dragon Man. So researchers from China, they have claimed that they have found an ancient human skull, which they are saying that it is unknown to human species as of yet. Okay, so this skull has been found in Heilongjiang province of China, which is located in northeast China, near to Russia. And why this species has been named as Dragon Man? Because there's a river in that area, this Harbin city, where this skull has been found. This Longjiang River, or the Dragon River, based upon this river, they have named this species as Dragon Man or Homo longi. Okay, so the Chinese researchers, they are saying that we should declare this species as a part of new species of the genus Homo. So Homo means human species. So we have also seen some unknown species in Israel also. So they named it these ancient human species as Nesher Ramla Homo. Okay, so they said that these Israelis told us that these unknown species coexisted with Homo sapiens. So Homo sapiens are us, the modern humans. So they existed with us nearly 1 lakh years ago. Okay, so total how many species are there for humans? So most scientists believe that there are at least 21 human species which have been found upon the earth as of yet. Okay, so we are the Homo sapiens, which are the existing human beings. We are the Homo sapiens. We evolved in Africa 3 lakh years ago, and
the earliest species, which was the predecessors of the Homo sapiens, they got destroyed because of some dramatic climate change event, and 3 lakh years ago we evolved as Homo sapiens. So Neanderthals, we also discussed about it some days back in the prelims booster session. They were the closest extinct human relatives of Homo sapiens, which lived about 4 lakh to 40,000 years ago in Europe and southwestern Central Asia. Okay, so now let us see the next topic, which is Bankim Chandra Chattopadhyay ji. तो पीएम मोदी ने जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जो है जयंती पे उनको एक तरह से होमेज पे किया है। तो इनका नाम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी भी था और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी इनको कहा जाता था। तो अब सबसे फेमस इनकी क्या चीज़ है? वंदे मातरम इन्होंने लिखा है, ठीक है। संस्कृत में इन्होंने लिखा था ये वंदे मातरम। और इनका लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस और देख लेते हैं हम। इनकी सबसे पहली फर्स्ट नॉवल जो है वो राजमोहन वाइफ थी, 1864 में लिखी थी उन्होंने। ये जो ईश्वर चंद्र गुप्ता जी थे, उनकी जो वीकली न्यूज़पेपर निकलते थे उसमें ये जो है ये पब्लिकेशंस इनकी आती थी, ठीक है। फिर इनकी बहुत सारी फेमस नॉवेल्स हैं, यहाँ पर नाम दिए हैं, कपिल कुंडला, मृणालिनी, ये सारी जो है इनकी फेमस नॉवेल्स हैं। जो आनंद मठ लिखी थी इन्होंने 1882 में, उसके अंदर ये वंदे मातरम सॉन्ग जो था वो जो है वो इसी के अंदर कंटेन था, ठीक है। इसी को हमने लेटर बाद में जो है हमने इसको नेशनल सॉन्ग जो है वो डिक्लेयर किया, अडॉप्ट किया। Okay, so now let us see this topic in English. Bankim Chandra Chattopadhyay ji. So PM Modi ji has paid homage to Rishi Bankim Chandra Chattopadhyay ji on his Jayanti. His name was actually Bankim Chandra Chatterjee, but he was also known as Bankim Chandra Chattopadhyay ji. Okay, so we know him as the creator of Vande Mataram. Okay, so he composed it in Sanskrit. And there are some more literary contributions of him. He wrote the first novel in English, Rajmohan's Wife, 1864, and he was a regular contributor to Ishwar Chandra Gupta's weekly newspapers. And these are some famous novels of Bankim Chandra Chattopadhyay ji, Kapil Kundla, Mrinalani, all that. But the most famous novel was Anand Math. Why it was famous? Because it contained this song Vande Mataram, which was later adopted as the national song of Indian Union. Okay, so these were our topics for today. We'll meet with new topics. Until then, goodbye and take care.